वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 11 का एडजॉर्प्शन एंड कोलॉइड का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने हमारा क्लास जो था वो ख़त्म किया था कैटालिसिस पर। सारे के सारे कैटालिसिस की प्रोसेस स्टडी की थी, कैटालिसिस के टाइप्स देखे थे, कौन सी मेथड से हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस, उसके बहुत सारे यूजेस, वो सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था। अब उसी के कंटिन्यूशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलॉइड्स। तो देखते हैं गाइस कि कोलॉइड्स क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस चैप्टर का नाम ही है एडजॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स, है ना। मतलब हम लोगों ने एडजॉर्प्शन वाला पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, वो सब देखा, है ना। अब उसी के कंटिन्यूशन में अब हम लोग देख रहे हैं कोलॉइड वाला पार्ट। जैसे कि चैप्टर के नाम में एडजॉर्प्शन और कोलॉइड था, एडजॉर्प्शन होने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बिलीव मी। और एक और बात, ये जो चीज़ है ना, ये आप लोग ऑलरेडी अपने रेगुलर लाइफ में डील करते हो कोलॉइड से। अगर मैंने आपको ऐसा पूछा कि क्या आपने कभी कोलॉइड को देखा है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं देखा है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि हम लोग जब रोज जो मिल्क पीते हैं उसमें भी कोलॉइड का ही फॉर्मेशन होता है, तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई कोलॉइड यहाँ भी है। फिर अगर मैं बात करती हूँ, जब हम लोग सोप लेते हैं, सोप से जब सपोज हम लोग जब बाथिंग करते हैं, जब नहाने जाते हैं, तो हम लोग सोप का यूज़ करते हैं। तो वो जब हम लोग सोप का यूज़ करते हैं तो उस वक्त है ना, वहाँ पे फेस जो बनता है सोप से, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी फेस जमा होता है जब हम लोग सोप को रब करते हैं, तो उससे भी वहाँ पे भी कोलॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब हमको ये वाली चीज़ें नहीं पता, हमको ये नहीं पता कि कोलॉइड ऐसा ऐसा होता है। हमको सिर्फ ये पता था कि हम सोप यूज़ करते हैं, मिल्क पीते हैं। हमको ये नहीं पता कि कोलॉइड भी वहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है। कोलॉइड का फॉर्मेशन हम लोग रोज़ करवाते हैं, रोज़ देखते हैं। सिर्फ वो बात अलग थी कि हमको वो कोलॉइड है ये चीज़ नहीं पता थी। तो चलिए देखते हैं कोलॉइड को, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। देखते हैं कोलॉइड को। तो सबसे पहला मेरा पार्ट है कोलॉइड। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर which consist of, the heterogeneous mixture which consists of dispersed phase and dispersion medium, the heterogeneous mixture which consists of dispersed phase and dispersion medium is called as colloid. चलिए, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम आप कोलॉइड का डेफिनेशन हमको समझाने वाले हो, बट उससे पहले आप हमको ये तो बताओ ये डिस्पर्स फेस और ये डिस्पर्शन मीडियम क्या चीज़ है, वो भी समझा के दूंगी, वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले कोलॉइड को समझना बहुत ज़रूरी है। कोलॉइड जो होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 याद होगा, सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें मैंने आपको मिक्सचर के 2 टाइप्स बताए थे। पहला टाइप था आपके मिक्सचर का होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड टाइप था आपके मिक्सचर का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसमें मैंने आपको बताया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि उसका नाम ही है हेट्रो, मतलब वो अलग अलग होता है ना। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो एक जैसा नहीं होता है ना। अब उसमें आपको ये पता होना चाहिए एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें आपका डिस्पर्स फेज भी होता है, जिसमें आपका डिस्पर्शन मीडियम भी होता है, डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम दोनों होते हैं, ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग कोलॉइड बोलते हैं। तो अगर किसी ने भी आपको कोलॉइड पूछा तो आपको बस इतना बताना है, एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें डिस्पर्स फेज भी है, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम भी है, उसको हम लोग कोलॉइड बोलते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है मैम, ठीक है, कोलॉइड बहुत बढ़िया तरीके से समझ गया हमको, आप हमको अभी ये बताओ ये डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है। चलिए समझते हैं इस पार्ट को। तो पहला पार्ट हम लोग जो देखने वाले हैं अभी, वो देखने वाले हैं डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्शन मीडियम, और फिर हम लोग देखने वाले हैं डिस्पर्स फेज को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिस्पर्शन मीडियम को। इसका डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड, द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड which is present in larger amount, the component of colloid which is present in larger amount
और लार्जर प्रपोर्शन is called as dispersed phase. अब ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा बोर मार रहा है क्योंकि आप बस पूरा लिखा के दे रहे हो, लेकिन भाई लिखने के बाद ही तो समझेंगे ना। अगर मैं लिखाऊंगी नहीं, वो डायरेक्टली समझाते जाऊंगी तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एक बार हम लोग सब देख लेते, उसके बाद मैं आपको समझा के देती हूँ। डिस्पर्शन मीडियम मतलब वो होता है द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड, the component of colloid which is present in smaller amount, and consist of particle greater than the size of molecule, and lesser than the size of atom. चलिए भाई समझते हैं। अब कहना मुझे यह है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कोलॉइड बताया, एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, ठीक है। एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, जिसमें डिस्पर्स फेज भी होता है, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम भी होता है, उसको हम लोग कोलॉइड बोलते हैं। अब मुझे बताना है कि डिस्पर्शन मीडियम क्या है। अगर मैं बात करूँ ना डेफिनेशन की, तो बुक में ये चीज़ क्लियरली मेंशन ही नहीं की गई है। बुक में डेफिनेशन इतने खराब तरीके से दे रखी है, पूरी फ्रैगमेंटेड फॉर्म में। इवन तो बुक में कोलॉइड का भी डेफिनेशन ढंग से नहीं दिया है, ना तो डिस्पर्शन मीडियम का, ना तो डिस्पर्स फेज का। लेकिन ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए बुक की डिटेल्स के हिसाब से फ्रेम की, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको नोट्स में बनाते वक्त एकदम प्रॉपर्ली मेंशन करना है। चलिए देखते हैं डिस्पर्शन मीडियम को। अब जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ना कोलॉइड की, तो कोलॉइड की अगर मैं बात करती हूँ तो लेटेस्ट से कोलॉइड मतलब 100% कुछ मटेरियल है, कुछ सब्सटेंस है, 100% हेट्रोजीनियस आपका मिक्सचर है। तो इस 100% मिक्सचर में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 75% कुछ है और 25% कुछ है ना। मतलब जब आपका 100% हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसको मैंने कोलॉइड बोला है। अब इस 100% में दो चीज़ें, एक है 75%, एक है 25%। जो 75% है ना वो है आपका लार्जर अमाउंट। जाहिर सी बात है भाई, 75 है बड़ा नंबर, मतलब वो लार्जर अमाउंट में है, वो लार्जर प्रपोर्शन में है। तो जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो कोलॉइड के अंदर में लार्जर प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है। लार्जर प्रपोर्शन में कोलॉइड में दो चीजें होती है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो लार्जर प्रपोर्शन में कोलॉइड में प्रेजेंट होता है, उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, लार्जर प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। मतलब एक ऐसा मीडियम जिसको हम लेने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। आप देखेंगे डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस मतलब क्या, ये भी कोलॉइड का एक कंपोनेंट तो है ही भाई, क्योंकि अभी बताया था कि कोलॉइड दो चीज़ों से बनता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। मतलब डिस्पर्शन मीडियम भी कोलॉइड का कंपोनेंट है, डिस्पर्स फेस भी कोलॉइड का कंपोनेंट है, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम है ज़्यादा प्रपोर्शन में। तो जाहिर सी बात है भाई, डिस्पर्स फेस कैसे प्रपोर्शन में रहेगा, कम प्रपोर्शन में। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। एक ऐसा कंपोनेंट कोलॉइड का जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो मॉलिक्यूल से बड़ा होता है, और नॉर्मल जो भी आपके ये है पार्टिकल्स जो भी हम लोग आंखों से देख सकते हैं उनसे छोटा होता है, उसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि जो डिस्पर्स फेज में आपके पार्टिकल जो होता है ना, उसका साइज मॉलिक्यूल से बड़ा होता है। उसका साइज मॉलिक्यूल से कैसा होता है, एक सेकेंड, उसका साइज मॉलिक्यूल से ग्रेटर होता है, और पार्टिकल का साइज लेस होता है देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बस ये वाली चीज आपको अगर समझ जाए तो सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, कोलॉइड एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों होते हैं, उसको कोलॉइड बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया डिस्पर्शन मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जो लार्जर प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम कोलॉइड के अंदर में। फिर मैंने आपको बताया डिस्पर्स फेज मतलब एक ऐसा फेज जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है कोलॉइड में, जिसका प्रपोर्शन कम होता है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है,
जिसमें पार्टिकल का जो साइज होता है वो मॉलिक्यूल से तो बड़ा होता है, लेकिन वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होता है। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमको हमारे आंखों से दिखते हैं उनसे उसका साइज कम होता है। ये होता है पार्टिकल इन डिस्पर्स फेज। जो भी पार्टिकल होता है डिस्पर्स फेज में उसका साइज मॉलिक्यूल से बड़ा होता है, और नॉर्मल ऑब्जेक्ट जिनको हम लोग हमारे आंखों से देख सकते हैं उनसे छोटा होता है। तो ये हुए आपके 3 टर्म्स। लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड को। तो आपके जो कोलॉइड होते हैं उनके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं उन सबको हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो चलिए सारे के सारे आ जाएंगे स्टूडेंट्स पेज नंबर 166 पर, जहाँ पे राइट हैंड साइड में, पेज नंबर 166 के राइट हैंड साइड में बॉटम वाले साइड में हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई। मतलब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, आप लोगों ने शायद स्कूल में भी आपको ये वाला क्वेश्चन आया होगा कि वाई स्काई इज ब्लू इन कलर। बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि स्काई रेड कलर का क्यों नहीं होता है, स्काई वॉयलेट कलर का क्यों नहीं होता है, स्काई ब्लैक कलर का क्यों नहीं होता है, स्काई सिर्फ ब्लू ही कलर का क्यों होता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है ना। उसका रीजन आज आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। द स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस बिकॉज माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स अलॉन्ग विथ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर, दे स्कैटर ब्लू लाइट। चलिए समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है, ठीक है, जरा ध्यान देना। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि जो भी आपके डस्ट पार्टिकल रहते हैं, जो भी आपके डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, और जो भी आपका वाटर का ड्रॉपलेट है, ये है आपके डस्ट पार्टिकल, ये है आपके डस्ट पार्टिकल, और ये है आपका वाटर का ड्रॉपलेट, ठीक है। ये जो है ना, ये एयर में, ये जो है ये एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। वाटर का ड्रॉपलेट और डस्ट का पार्टिकल ये एयर में जाके डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसके वजह से अब जो यहाँ पे स्कैटरिंग होता है ना, वो स्कैटरिंग होता है ब्लू लाइट का। आपका स्कैटरिंग होता है ब्लू लाइट का, इसीलिए आपका जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये चीज़ को मैं डायग्रामेटिकली आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जबकि बुक में डायग्रामेटिकली दिया नहीं गया है। बुक वालों का ये कहना है कि जो भी आपके डस्ट पार्टिकल रहते हैं या जो भी आपके वाटर का ड्रॉपलेट रहता है, वो जब डिस्पर्स हो जाता है इस एयर के अंदर में, जब वो डिस्पर्स हो जाता है इस एयर के अंदर में, जो कि है आपका डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, तो आपके ब्लू लाइट का वहाँ पे स्कैटरिंग होता है, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग होता है, इसीलिए स्काई का कलर ब्लू होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे कोलॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? हाँ भाई हो रहा है। कैसे? ये जो एयर है डिस्पर्शन मीडियम है, और ये जो ये दोनों है ना, ये है आपका डिस्पर्स्ड फेस, वाटर का ड्रॉपलेट और आपका डस्ट का पार्टिकल। फिर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम आप इसको डिस्पर्स फेस क्यों बोल रहे हैं, इसको डिस्पर्शन मीडियम क्यों बोल रहे हैं, और हमको कैसे पता चलेगा किसको डिस्पर्स फेस बोलना है, किसको डिस्पर्शन मीडियम बोलना है? तो बस भाई अभी बताया था, एक ऐसा कंपोनेंट कोलॉइड का जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये जो एयर है, देखो ना भाई, अगर आप देखते हो एनवायरनमेंट में तो सबसे ज़्यादा क्या है? एयर है ना। तो एयर का अमाउंट है ज़्यादा, एयर का प्रपोर्शन है ज़्यादा, एयर कंपोनेंट का प्रपोर्शन ज़्यादा है, लार्ज प्रपोर्शन में है, इसलिए एयर आपका क्या रहेगा? डिस्पर्शन मीडियम। और जो भी आपका वाटर का ड्रॉपलेट है या डस्ट का पार्टिकल है, वो आपका क्या रहेगा? डिस्पर्स फेस। जब वो इसमें डिस्पर्स हो जाएंगे तो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होगी, इसीलिए स्काई का कलर ब्लू रहता है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ब्लड का। ब्लड क्या होता है? ब्लड, अगर आप बात करते हो ब्लड की, तो ब्लड अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो ब्लड में है क्या? ब्लड में क्या होता है भाई? जो भी आपका प्लाज्मा है, जो भी आपका प्रोटीन्स है, जो भी आपकी एंटीबॉडीज है, वो डिस्पर्स हो जाती है पानी के अंदर में, ठीक है। हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी पूरी तरह से वाटर से बनी हुई है। अगर आप सबको पता होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारा अमाउंट में वाटर ही प्रेजेंट होता है ना। तो आपको याद रखना है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड में एक्चुअली जो भी हमारा प्लाज्मा होता है, जो भी हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, जो भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं, उनका डिस्पर्शन हो जाता है वाटर के अंदर में, और वही तो हमारा ब्लड है कि नहीं? तो यहाँ पे भी आपका कोलोइडल डिस्पर्शन हो रहा है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। थर्ड एग्जाम्पल है सॉइल। फर्टाइल सॉइल आर कोलोइडल इन नेचर। जो भी आपके फर्टाइल सॉइल रहते हैं वो भी कोलोइडल नेचर के होते हैं, जिसमें ह्यूमस जो होता है, आपने देखा होगा ह्यूमस एक ऑर्गेनिज्म टाइप होता है, वो एक प्रोटेक्टिव कोलोइड के फॉर्म में एक्ट करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल को। फोर्थ एग्जाम्पल है आपका फॉग
मिस्ट एंड रेन। तो सबसे पहले हम लोग मिस्ट को देख लेते हैं, फ्रॉग और रेन तो ऐसे ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं मिस्ट को। मिस्ट इज कॉज्ड बाय स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड इन एयर। जब सिर्फ और सिर्फ आपके जो स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, अगर वही डिस्पर्स होते हैं किसके अंदर में, एयर के अंदर में, तो उससे आपका मिस्ट फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट ये जाना अभी तक के कि कोलॉइड जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है समझने में, समझना पड़ेगा। डिफिकल्ट चीज़ों को भी पढ़ना पड़ता है, इजी चीज़ को भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा तो नहीं ना कि हमको 11th और 12th में सब कुछ इजी करने को मिलेगा। जब लेवल बढ़ जाता है तो लेवल के साथ साथ हमारे कंसेप्ट्स को भी हमें वैसा करना पड़ता है, ठीक है। चलो, मैंने आपको ये बताया एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें डिस्पर्स फेज भी है, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम भी है, उसको हम लोग कोलॉइड बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया एक ऐसा कंपोनेंट कोलॉइड का जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। एक ऐसा कंपोनेंट कोलॉइड का जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके पार्टिकल का साइज मॉलिक्यूल से बड़ा होता है और लेसर होता है देन द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आई, उसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि कोलॉइड के बहुत सारे नेचुरल एग्जाम्पल्स होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि आपके स्काई का कलर ब्लू क्यों है। उसका रीज़न ये है कि जो भी आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो भी आपके वाटर का ड्रॉपलेट होता है वो डिस्पर्स हो जाता है एयर के अंदर में। एयर एक डिस्पर्शन मीडियम है, क्योंकि एयर का अमाउंट लार्जर अमाउंट में, तो वहाँ से आपकी ब्लू लाइट स्कैटर होती है, इसलिए स्काई का कलर ब्लू होता है। फिर मैंने आपको ये बताया ब्लड। हमारे ब्लड में एक्चुअली क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, वो डिस्पर्स हो जाती है पानी के अंदर में और उसी से हमारा ब्लड फॉर्म करता है। फिर मैंने आपको सॉइल में बताया कि जो ह्यूमस एक ऑर्गेनिज्म होता है वो एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह एक्ट करता है। और मैंने आपको फोर्थ एग्जांपल बताया मिस्ट का, जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ वाटर के ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हो रहे थे एयर के अंदर में, ठीक है। तो ये थे आपके चारों के चारों एग्जाम्पल्स। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए है और ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत अलग अलग तरीके से कर रखा है। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई, देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन को सारे के सारे बढ़िया फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में। तो जो भी आपके कोलॉइड होते हैं हम लोग देख रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। अब कोलॉइड का क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो इतना इजी नहीं होता है जितना इजी हम लोग समझते हैं। कोलॉइड जो होता है उसको हम लोग टोटल 3 वे से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। 3 वे से हम लोग कोलॉइड को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो बेसिस होता है, जिस बेसिस पे हम लोग कोलॉइड को क्लासिफाई करते हैं, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के हिसाब से भी हम लोग कोलॉइड को क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के हिसाब से भी हम लोग कोलॉइड्स को क्लासिफाई करते हैं। सेकंड रहता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन और एफिनिटी ऑफ फेसेस, और एफिनिटी ऑफ फेसेस, ठीक है। और तीसरा जो आपका क्लासिफिकेशन होता है वो होता है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज। तो तीसरा क्लासिफिकेशन आपका रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से तीसरा वाला आपका क्लासिफिकेशन रहेगा। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि कोलॉइड के टोटल 3 वे से हम लोग क्लासिफिकेशन करवा सकते हैं। जो पहला वे रहता है वो रहता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो चलिए देखते हैं कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से कितने स्टेट में हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला रहता है आपका डिस्पर्शन मीडियम, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, और सेकेंड रहता है आपका डिस्पर्स फेस। सेकेंड रहेगा डिस्पर्स फेस। तो ये दो टाइप है आपके कोलॉइड के, ये दो कंपोनेंट है आपके कोलॉइड के ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस। अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। मतलब इंटरैक्शन जब होगा किस तरीके से होगा, उस बेसिस पे कैसा क्लासिफिकेशन होगा, उसको देखते हैं। तो उसके भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप आपका होता है लाइपोफिलिक कोलॉइड, लाइपोफिलिक कोलॉइड, और सेकेंड टाइप आपका होता है लाइपोफोबिक कोलॉइड। सेकेंड होता है भाई आपका लाइपोफोबिक कोलॉइड। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से टोटल कोलॉइड के 3 टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, 3 टाइप्स में उसको क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका मल्टी
मॉलिक्यूलर कोलॉइड, एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, एक होता है आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। साइज के हिसाब से किया गया है, तो इसलिए एक है मल्टी मॉलिक्यूलर और एक है आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, और थर्ड टाइप आपका होता है एसोसिएटेड कोलॉइड। थर्ड टाइप आपका होता है एसोसिएटेड कोलॉइड, जिसी को हम लोग माइसेल भी बोलते हैं, माइसेल। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन और एफिनिटी ऑफ फेजेस, एंड थर्ड था आपका ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। अब ये सारे के सारे टाइप्स को हम लोग देखने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से, कंपैरेटिव फॉर्म में देखेंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ये वाला पार्ट ईजियर लगे। ये वाले पार्ट को अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल स्टेट वाला क्लासिफिकेशन अभी हम लोगों ने देखा। डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये पार्ट हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस क्लासिफिकेशन को, जो कि है इंटरैक्शन और एफिनिटी ऑफ फेजेस के हिसाब से लाइपोफिलिक कोलॉइड और लाइपोफोबिक कोलॉइड को। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई, देखने वाले हैं हम लोग लाइपोफिलिक और लाइपोफोबिक कोलॉइड को कि ये क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम इसको एकदम बढ़िया डिफरेंस के फॉर्म में देखने वाले हैं। बुक में भी ये डिफरेंस के फॉर्म में ही दे रखा है, बट सबसे पहली थिंग ये है कि बुक में काफ़ी टफ लैंग्वेज में दे रखा है ये सारे के सारा डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिससे आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में उस चीज़ को थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। सेकेंड थिंग ये है कि बुक में लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट्स नहीं दे रखा है जिस बेसिस पे हमको क्लासिफिकेशन करवाना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बुक के भरोसे पे बैठे मत रहो, अपने नोट्स बनाना चालू करो। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे ही आप लोग सिस्टमैटिकली नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि नोट्स जब आप बनाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पार्ट को, समझते हैं। इस पार्ट को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये सारे के सारे ब्लॉक्स आप लोग खुद ही फिलअप कर लेंगे, इतना बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले आपको बोल रखा है मीनिंग कि लाइपोफिलिक होता क्या है, और यहाँ पे भी आपको बताना है लाइपोफोबिक हो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए हमको कि जो लाइपो होता है, लाइपो का मतलब होता है लिक्विड, लाइपो का मीनिंग होता है लिक्विड, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, फिलिक का मतलब होता है लविंग। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो भी आपके लाइपोफिलिक कोलॉइड है, जो भी आपके लाइपोफिलिक कोलॉइड है ना, लाइपोफिलिक कोलॉइड आर लिक्विड लविंग, वो लिक्विड को लव करते हैं, वो लिक्विड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो लाइपोफिलिक कोलॉइड, लाइपो मतलब लिक्विड, फिलिंग मतलब लविंग, तो ऐसे कोलॉइड जो लिक्विड को बहुत ज्यादा लव करते हैं, जो लिक्विड को बहुत ज्यादा लव करते हैं, बस यही वर्ड ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइपोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नाम है लाइपोफोबिक कोलॉइड। अब जाहिर सी बात है भाई, लाइपो मतलब होता है लिक्विड, लाइपो मतलब होता है लिक्विड। अब आप लोग ही मुझे बताओ फोबिक मतलब क्या होगा भाई। आप सबको पता है फिलिक का मतलब होता है लव, लव करना। अब फोबिक, फीलिंग का मतलब होता है लव, तो फिलिक का उल्टा फोबिक है, तो लव का हेट, लव का अपोजिट क्या होता है, हेट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा भाई, हेटिंग। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरे लाइपोफोबिक कोलॉइड होते हैं ना, लाइपोफोबिक कोलॉइड होते हैं ना, वो लिक्विड को हेट करते हैं, वो लिक्विड को हेट करते हैं। तो बस यही वाला पार्ट था। लाइपो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब लव, तो जो लिक्विड को लव करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड लविंग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइपोफिलिक कोलॉइड। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम आप हमको ये बताओ हमको कैसे पेपर में याद रहेगा, अगर पेपर में हम कंफ्यूज हो गए तो हम कैसे याद रखेंगे। तो अरे भाई देखो, उसके लिए भी अपने पास है बहुत बढ़िया सा ट्रिक। यहाँ पे आ रहा है एल, फिलिक के स्पेलिंग में ही आ रहा है एल, और लव का भी स्पेलिंग स्टार्ट हो रहा है एल से। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फोबिक के स्पेलिंग में ही आ रहा है एच, और हेटिंग के भी स्पेलिंग में आ रहा है एच। तो याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, लिक्विड के स्पेलिंग में आता है एल, लाइपो में भी एल आता है, यहाँ पे भी वही वाला किस्सा है, मतलब लाइपो मतलब लिक्विड। याद रखने का तरीका तो समझ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी समझा कि फिलिक का मतलब लव होता है, क्योंकि अपने पास एक ट्रिक है, फिलिक के स्पेलिंग में भी आता है एल, लविंग में भी आता है एल। यहाँ पे देखा, फोबिक में मैंने ये जाना, फोबिक के स्पेलिंग में आता है एच, हेटिंग के भी स्पेलिंग में आता है एच, तो हो गया याद। अब बढ़ते आगे की तरफ।
जो भी आपका लाइपोफिलिक कोलॉइड होता है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं भाई डायरेक्ट मिक्सिंग से, ठीक है। उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग फॉर्म करते हैं बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। लेकिन जो भी आपका लाइपोफोबिक कोलॉइड होता है उसको हम लोग फॉर्म करते हैं बाय स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड से फॉर्म करते हैं। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, सबसे पहली बात ये है, अगर मैं बात करती हूँ लाइपोफिलिक की, मतलब वो लिक्विड में सॉल्युबल रहने वाले, क्योंकि वो लिक्विड से प्यार करते हैं, क्योंकि वो लिक्विड को लव करते हैं, मतलब वो लिक्विड में सॉल्युबल रहेंगे, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग डायरेक्टली मिक्स करके भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ लाइपोफोबिक की, लाइपोफोबिक में मैंने क्या जाना, लाइपोफोबिक में वो लिक्विड को हेट करते हैं, वो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं रहते हैं। अब एक ऐसी चीज को बनाना का है जो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है, तो भाई उसको हम लोगों को कुछ ना कुछ स्पेशल मेथड तो लगेगी ना। डायरेक्टली तो हम उसको नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो लिक्विड को हेट करती है, इसलिए हमको वहाँ पे स्पेशल मेथड चाहिए। आगे बढ़ेंगे, डिटेक्शन इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अब आप लोग ही मुझे बताओ भाई, आप लोग ही मुझे बताना, लाइपोफिलिक कोलॉइड में जब आप डिस्पर्शन फेज को डिस्पर्स मीडियम में डालोगे और उसको बनाओगे तो वो पानी के अंदर में डिजोल्व हो जाएगा, येस और नो? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लाइपोफिलिक ही नाम है। लाइपोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड को प्यार करने वाला, लिक्विड को लव करने वाला, मतलब ही लिक्विड में सोल्यूबल होने वाला। अब कोई भी चीज अगर लिक्विड में सोल्यूबल हो जाएंगी, सपोज आपका डिस्पर्स जो फेज है अगर वो लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो गया, तो क्या आप उसको माइक्रोस्कोप में देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे। अरे भाई बचेगा ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे? माइक्रोस्कोप में देखने के लिए वो बचना तो चाहिए। जब आप डिस्पर्स फेज लोगे, उसको डिस्पर्शन मीडियम में डालोगे, ठीक है, तो भाई वो तो पूरा सोल्यूबल हो जाएगा ना। अब सोल्यूबल हो जाएगा तो बचेगा ही नहीं, तो हम उसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड, दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड, दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। उसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर इसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर में डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये उसका उल्टा है। तो इसमें क्या रहेगा, इसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर में डिटेक्ट कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दे कैन बी डिटेक्टेड, दे कैन बी डिटेक्टेड इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हुआ एक तरीका याद रखने का। सेकंड तरीका ये है, जब यहाँ पे डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम में सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड को प्यार करता है तो वो सॉल्युबल हो जाएगा लिक्विड में, तो उसको बचेगा ही नहीं, तो हम क्या देखेंगे माइक्रोस्कोप में। अब यहाँ पे जो है ना, वो लिक्विड को हेट करता है लाइपोफोबिक के केस में, वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। अगर लिक्विड के अंदर में वो सॉल्युबल नहीं होगा तो जैसा था वैसा ही रहेगा। मतलब जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको वो दिखेगा, आप उनको डिटेक्ट कर पाएंगे। क्यों डिटेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि वो सॉल्युबल होंगे ही नहीं लिक्विड में, लिक्विड को हेट करते हैं, लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होंगे, लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होंगे तो जैसे थे वैसे रहेंगे। हम उसको माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहली बात ये है भाई, लाइपोफिलिक कोलॉइड मैंने ये जाना, अब वो लिक्विड में सॉल्युबल हो गए। अगर कोई भी चीज आपके लिक्विड में सॉल्युबल हो जाती है, मतलब उसने अपने आप को क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ दे आर स्टेबल, दे आर स्टेबिलाइज्ड। स्टेबिलाइज रहते हैं भाई, वो स्टेबल रहते हैं। वो क्यों ऐसा, क्यों स्टेबिलाइज रहते हैं भाई? वो क्यों स्टेबिलाइज रहते हैं, क्यों स्टेबल रहते हैं? क्योंकि उसके केस में लाइपोफिलिक में नाम ही है लाइपोफिलिक, मतलब जो लिक्विड से प्यार करता है, जो लिक्विड को लव करता है, जो लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। अब जो चीज लिक्विड के अंदर में सोल्यूबल हो गई तो वो स्टेबल बन गया ना, स्टेबल हो गया वो। अब अगर ये है स्टेबल, तो स्टेबल का उल्टा क्या होता है, अनस्टेबल। मतलब जो भी आपका लाइपोफोबिक कोलॉइड रहेगा ना, वो कैसा रहेगा, वो अनस्टेबल रहेगा। क्यों अनस्टेबल रहेगा? क्योंकि उसका नाम ही है लाइपोफोबिक, जो लिक्विड से नफरत करते हैं, जो लिक्विड को हेट करते हैं, जो लिक्विड में सोल्यूबल नहीं होते हैं, जो स्टेबल नहीं रहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, दे आर अनस्टेबल। ये काफी ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं या तो अनस्टेबिलाइज्ड रहते हैं, ठीक है।
अब देखेंगे भाई प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब देखो क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो हमको प्रेसिपिटेशन का मतलब पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि जब मैं किसी भी चीज़ को किसी के अंदर डालती हूँ, किसी भी चीज़ को किसी के भी अंदर डालती हूँ, तो नीचे वो जाड़ा जाड़ा पेस्ट जमा हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, नीचे जाड़ा जाड़ा जो पेस्ट जमा हो जाता है ना, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, चलो समझाती हूँ इस चीज़ को, मैं समझाती हूँ आपको। सपोज आप लोगों ने देखा होगा, जब आप नींबू का पानी लेते हो, सपोज आपने कोई वाटर को लिया है, ठीक है, आपने पानी को लिया, पानी के अंदर में आप नींबू को इस तरीके से निचोड़ रहे हो, डाला नींबू को, आप वहाँ पे दो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। जो नींबू का रस रहता है ना, वो पानी के अंदर में जाकर डिजोल्व हो जाता है, बट जो नींबू के अंदर में ऐसे ऐसे टूस होते हैं, छोटे छोटे कस होते हैं जो नींबू के, वो नीचे जाके जमा हो जाते हैं। देखा होगा ना भाई, नींबू के अंदर में कुछ ये इस तरीके से ऐसे ऐसे रहते हैं ना, ये ऐसे ऐसे, वो नीचे जाके जमा हो जाते हैं, मतलब वो आपके प्रेसिपिटेट को फॉर्म कर रहे हैं। वो नींबू के अंदर में सोल्यूबल नहीं रहते, मतलब वो पानी के अंदर में सोल्यूबल नहीं होते, वो नीचे जाके जमा हो जाते हैं। तो मुझे बस इतना ही बोलना है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। एक ऐसी चीज़ जो नीचे जाके जमा हो जाती है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट बोलते हैं भाई, उसको हम लोग पीपीटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है, आपने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट अगर केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में किया होगा तो आपको याद होगा, जो भी चीज़ बीकर के अंदर में नीचे में जाके जम जाती है, नीचे में जाके डिपॉजिट हो जाती है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट को डालना है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट को डालना है प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखती हूँ एडिशन ऑफ डैश अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डैश अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट causes precipitation, causes precipitation। यहाँ पे भी मैं लिखती हूँ एडिशन ऑफ डैश अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट causes precipitation। चलिए भाई, समझते इस चीज को। अब आप लोग ही मुझे बताओ, इसका नाम है लाइपोफिलिक कोलॉइड, मतलब एक ऐसा कोलॉइड जो लिक्विड में सोल्यूबल होता है, जो लिक्विड को लव करता है, जो लिक्विड को प्यार करता है, जो लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब मुझे उसके अंदर में अगर प्रेसिपिटेशन करवाना है, इस टाइप के कोलॉइड में लिक्विड के अंदर में वो चीज सोल्यूबल हो जाती है, अनडिजॉल्व कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ पूरा सोल्यूबल हो जाता है। तो अगर मुझे इसके अंदर में प्रेसिपिटेशन करवाना है तो बहुत मुश्किल काम हुआ ना। प्रेसिपिटेशन करवाना मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ नीचे में डिपॉजिट करवाना, जमा होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी जाके प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। बड़ा मुश्किल है इसके केस में करवाना, क्योंकि इसमें मैं जितना भी कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट डालूंगी वो सब सोल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि नाम ही है लाइपोफिलिक। इसलिए मेरे को ये कहना है कि अगर मुझे इसके अंदर में जबरदस्ती से प्रेसिपिटेशन करवाना भी है, जबरदस्ती से मार ठोक करके, तो मुझे इसके अंदर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करती हूँ तो मेरा प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन इसके केस में वो सब कुछ सोल्यूबल हो जाता है लिक्विड में, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट डालूंगी। मतलब अगर मुझे प्रेसिपिटेशन करवाना है तो मुझे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट को डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर इधर है लार्ज तो जाहिर सी बात है भाई इधर तो स्मॉल ही रहेगा, इधर का भी समझ लेते हैं। अब इसके अंदर में तो वैसे भी कुछ भी सोल्यूबल नहीं है, वैसे भी कुछ भी सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि नाम ही है लिक्विड को हेट करने वाला, लाइपोफोबिक, जो लिक्विड से नफरत करता है, जो लिक्विड में सोल्यूबल नहीं होता है। तो वैसे भी वो सारे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही है। मतलब यहाँ पे एकदम छोटा सा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा तो अपना काम हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि लाइपोफिलिक के केस में हमको बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, तभी जाके प्रेसिपिटेशन होगा। अब देखते हैं भाई विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी में मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरी विस्कोसिटी रहती है ना डिस्पर्स फेस की, जो भी मेरी विस्कोसिटी रहती है ना डिस्पर्स्ड फेस की जो भी मेरी विस्कोसिटी रहती है वो ग्रेटर रहती है देन द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेस की जो विस्कोसिटी रहती है वो डिस्पर्शन मीडियम से ज़्यादा रहती है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना कि जो भी आपकी विस्कोसिटी रहती है ना, ये रट्टा मारने वाला पार्ट है, डिस्पर्शन मीडियम की या डिस्पर्स फेस की वो इक्वल रहती है डिस्पर्शन मीडियम के। यहाँ पे आपकी जो विस्कोसिटी रहती है ना वो इक्वल रहती है डिस्पर्शन मीडियम के, मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम की आपकी विस्कोसिटी सेम रहती है लाइपोफोबिक के केस में।
बट फिलिक के केस में डिस्पर्स फेज की ज़्यादा रहती है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं बात करती हूँ सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन बिल्कुल इसी तरीके से पहले हम लोग लिख लेते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से पहले फ्रेम कर देती हूँ। सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्स फेस, यहाँ पे भी लिखती हूँ सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। चलो भाई देखो यहाँ पे क्या समझते हैं, कुछ भी नहीं करना, पहले डिस्पर्स फेस को लिखना, बाद में डिस्पर्शन मीडियम को लिखना। यहाँ पे भी वही काम करना, पहले डिस्पर्स फेस को लिखना, फिर डिस्पर्शन मीडियम को लिखना। अब यहाँ पे ग्रेटर देन था ना, तो यहाँ पे लेस देन कर दो, मतलब करना कुछ भी नहीं है भाई, इस साइन का उल्टा यहाँ पे कर दो, और यहाँ पे ये इक्वल था तो यहाँ पे भी ये इक्वल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल था तो यहाँ पे भी ये इक्वल ही रहेगा। तो ठीक है भाई, तो देख लेते हैं एक बार। पहले बताया लाइपोफिलिक, फिर बताया लाइपोफोबिक। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो ये लिखना बहुत ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा ये वाला डिफिकल्ट पार्ट है, आई एग्री विद दिस, लेकिन पढ़ना सब पड़ेगा। सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताई कि आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें विस्कोसिटी डिस्पर्स फेस की ज़्यादा है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो नीचे में इसका उल्टा कर देना, ये साइन का उल्टा कर दो। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे दोनों तरफ सारी की सारी चीज़ें इक्वल है। ठीक है, पहले डिस्पर्स फेस लिखना और बाद में डिस्पर्शन मीडियम लिखना। लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए भाई, अब हम लोग देखेंगे आपका कोलॉइड्स का थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन। तो कोलॉइड्स की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोलॉइड्स को हम लोग टोटल 3 वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला वे था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जिसमें 2 टाइप आ रहे थे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। फिर मैंने आपको बताया था सेकंड वे, जिसमें हम लोगों ने कोलॉइड का क्लासिफिकेशन करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एफिनिटी ऑफ फेजेस। फिर मैंने आपको बताया था उसमें टोटल 2 टाइप थे, लाइपोफिलिक कोलॉइड और लाइपोफोबिक कोलॉइड। अब हम लोग देख रहे हैं हमारे कोलॉइड का थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन, जो कि है कोलॉइड का लास्ट टाइप का क्लासिफिकेशन, जो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें आते हैं टोटल 3 टाइप। एक होता है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर, सेकेंड होता है आपका माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, और थर्ड होता है एसोसिएटेड कोलॉइड, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसल बोलते हैं भाई, माइसल। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पार्ट को। यहाँ पे भी जब मैं क्लासिफिकेशन करवा रही हूँ तो बुक में पहले इसको एक्सप्लेन किया है, फिर इसको, और बुक में काफी टफ बना के दे रखा है। अगर हम लोग इतना टफ पढ़ेंगे तो पढ़ना तो हो जाएगा, बट याद रखना होगा क्या, समझना होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए मैं इसको एकदम इजी बनाने के लिए कंपैरेटिव फॉर्म में आपके सामने डिस्कस करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। जब आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में आपको पॉइंट्स बिल्कुल इसी फैशन में मेंशन करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका नाम है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। एक बार मैं लिखती हूँ फिर आपको समझा के देती हूँ। इसमें क्या होता है, इन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड the size of individual particle जो भी आपका साइज रहता है इंडिविजुअल पार्टिकल का, ठीक है, डिस्पर्स फेस का जो भी आपका पार्टिकल का साइज होता है वो रहता है भाई लेस देन 10 की पावर 3 पिकोमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना कि जो भी मेरा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड होता है उसका नाम ही है भाई मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी हर एक पार्टिकल होता है, जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, या जो भी एक एक पार्टिकल होता है डिस्पर्स फेस का, उसका जो भी अमाउंट होता है वो लेस देन 10 की पावर 3 पिकोमीटर होता है। अब भाई इसका नाम ही है मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो मतलब क्या होता है भाई, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, सबको पता है। माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो ये है आपके माइक्रो, क्योंकि ये छोटे हैं इसलिए इनका नाम क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। इसी को आप लोग माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका साइज 10 की पावर +3 पिकोमीटर से भी कैसा है, छोटा है। तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो मैक्रो होता है इसका नाम ही है मैक्रो मतलब बड़ा होता है भाई, बड़ा मतलब पार्टिकल का साइज भी कैसा रहेगा डिस्पर्स फेस के, बड़ा, पार्टिकल का साइज भी कैसा रहेगा, लार्ज।
मतलब मैंने यहाँ पे सीधी सीधी बात ये जाना कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड में माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब छोटा, इसीलिए वो 10⁻³ पिकोमीटर से भी कैसा है, छोटा है। फिर मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो मेरा मैक्रो मॉलिक्यूलर होता है, मैक्रो, उसका नाम ही है मैक्रो, जैसे नाम वैसे काम, जैसे नाम वैसे काम। मतलब इसका यहाँ पे जो भी साइज रहेगा, यहाँ पे मैंने ये जाना, यहाँ पे मैंने ये जाना, इन मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, in macromolecular colloid, the size of particle, the size of individual particle, the size of individual particle or dispersed phase or dispersed phase are large और मैक्रो, साइज कैसा है, लार्ज, मैक्रो, इसलिए नाम भी कैसा है, मैक्रो। आगे बात करते हैं इन कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स पार्टिकल किससे हेल्ड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जाना भाई कि जो भी आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, जो भी आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स का, जो भी आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स का, उसमें जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हेल्ड टुगेदर हो जाते हैं बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वहाँ पे आपके वीक वंडरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बस इतना जाना कि मल्टी में साइज होता है छोटा, माइक्रो जैसा होता है, और पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स एक्ट कर रहा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका वीक वंडरवॉल फोर्सेस। मैक्रोमोलिकुलर में मैंने ये जाना कि साइज मैक्रो जैसा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, इसलिए नाम ही है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब भाई आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपके मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड होते हैं उनका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका, उनका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एसिड मॉलिक्यूल। जो एसिड मॉलिक्यूल है ना वो आपका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे कि आपने देखा होगा रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, जो एसिड मॉलिक्यूल होता है वो आपका मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड का एग्जाम्पल है। और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड का एग्जाम्पल होते हैं आपके स्टार्च, स्टार्च में एक मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी आपका एक मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड है। सेलुलोज, सेलुलोज भी आपका एक मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड ही तो है। चलो बढ़ते आगे की तरफ। अब हम लोग को देखना है एसोसिएटेड कोलॉइड, और एसोसिएटेड कोलॉइड को ही हम लोग माइसेल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये जाना कि जो भी मेरे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस का नेचर दो टाइप का होता है। जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं, जो भी चीज की मैं बात कर रही हूँ एसोसिएटेड कोलॉइड में, जो भी चीज का मैं डिस्कशन कर रही हूँ माइसेल में, उसमें जो भी आपका सब्सटेंस रहता है उसका जो नेचर होता है वो दो चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है। सबसे पहली बात जो होती है वो होती है एट लो कंसंट्रेशन, सबसे पहली बात होती है एट लो कंसंट्रेशन, और सेकंड बात होती है बाई एट हाई कंसंट्रेशन। मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी आपके एसोसिएटेड कोलॉइड होते हैं या जो भी आपके माइसेल होते हैं, उनके अंदर में जो भी आपका सब्सटेंस होता है उसका नेचर दो टाइप से हो सकते हैं, अलग अलग टाइप का वो नेचर दिखाता है ना। एक नेचर होता है एट लो कंसंट्रेशन, एक नेचर होता है एट हाई कंसंट्रेशन। बस वही वाली चीज़ है भाई। लो कंसंट्रेशन में यहाँ पे ये बोल रखा है आपको, लो कंसंट्रेशन में जो भी आपका सब्सटेंस होता है, जो भी आपका सब्सटेंस होता है वो बिहेव करता है एज एन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसा वो बिहेव करता है लो कंसंट्रेशन पे। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट मतलब मुझे कहना ये है कि वो कोलॉइड लगेगा ही नहीं, वो आपको माइसेल लगेगा ही नहीं, वो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव होगा, ठीक है। लो कंसंट्रेशन में जब उसका अमाउंट कैसा रहेगा, कम रहेगा। जब आप इसी सब्सटेंस को हाई अमाउंट में ले लोगे, लार्जर कंसंट्रेशन में ले लोगे, लार्जर अमाउंट में ले लोगे, तब वो क्या होगा पता है, तब ये जो सब्सटेंस है ना, ये फॉर्म करता है आपके कोलॉइड को, ये फॉर्म करता है कोलॉइड को ही हम लोग कह सकते हैं माइसेल फॉर्मेशन। अब दिमाग में आता है मैम ये कोलॉइड फॉर्मेशन और ये माइसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, भाई वो भी देखने वाला, टेंशन मत लो। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होता है आपका सोप का सॉल्यूशन। आप जो सोप से हाथ मुंह धोते हो, जो सोप को आप वॉशिंग के लिए यूज़ करते हो, ठीक है,
वो जो सोप का आपका सॉल्यूशन होता है उसमें आपका बिल्कुल यही वाला माइसेल यूज होता है, ठीक है। तो भाई ये था आपका क्लासिफिकेशन कोलॉइड का जो किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। 3 टाइप थे, मल्टी मॉलिक्यूलर, माइक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड और माइसेल। ये दोनों को तो हमने देख लिया था। एसोसिएटेड कोलॉइड और माइसेल थोड़ा सा अलग वाला पार्ट है, इसमें होता है अलग अलग फॉर्म में। यहाँ पे ये कहना है कि अगर इसको कम अमाउंट में लिया गया है, अगर सब्सटेंस को लो कंसंट्रेशन पे लिया गया है, तो वो माइसेल की तरह बिहेव नहीं करता है, वो एक नॉर्मल से इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस के एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एनडीए वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे माइसेल के ऊपर में भी क्वेश्चन आते हैं, सोप सॉल्यूशन के ऊपर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बस वो यही वाले पार्ट से तो आती है भाई कि लो कंसंट्रेशन में वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है, माइसेल फॉर्म ही नहीं करता। लेकिन जब हम उसका हाई कंसंट्रेशन लेते हैं, जब हम उसको हाई अमाउंट में लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, ज़्यादा परसेंटेज में लेते हैं उस सब्सटेंस को, तब जाके वो कोलॉइड को फॉर्म करता है, तब जाके वो माइसेल को फॉर्म करता है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके सोप का सोल्यूशन। जब आप सोप को सोल्यूशन लेते हो, जब सोप को हाथ पे घसते हो तो बहुत सारा फेस निकलता है। तो वो जो फेस है ना, वहाँ पे आपके एक्चुअली माइसेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है उसको देखते हैं अभी। लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट, क्योंकि ऐसा क्लासिफिकेशन तो बुक में भी नहीं दे रखा है। इतना ईजी मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, तो बिल्कुल ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद में देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था माइसेल। माइसेल क्या होता है, मिसेलाइजेशन कैसे होता है सोप का वाटर के अंदर में, उसको हम लोग देखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से डिटेल में अभी देखते हैं। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं माइसेलाइजेशन। मिसेलाइजेशन को हम लोग को देखना है। जिसी को हम लोग बोलेंगे और सोप माइसेल फॉर्मेशन इन वाटर। सोप माइसेल फॉर्मेशन इन वाटर। तो गाइज अभी मुझे आपको बस ये बताना है कि सबसे पहली चीज, जो भी मिसेलाइजेशन होता है उसी को हम लोग सोप माइसेल फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि वाटर में होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका सोप होता है ना, सोप में आपकी 2 चीजें होती है। सोप मतलब अपनी साबुन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भाई। सोप मतलब ही क्या होता है, जो भी आपकी साबुन होती है जिसको आप वॉशिंग के लिए यूज करते हो, बॉडी के वॉशिंग के लिए या तो क्लॉथ्स के वॉशिंग के लिए, उसको साबुन बोलते हैं, मतलब ये सोप। उसमें 2 चीजें होती है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि उसमें भी क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने वो सोप को भर भर के यूज किया, कपड़े धोने के लिए, बाथिंग करने के लिए, बहुत सारे यूजेस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आपने उसको यूज किया। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि उसमें भी क्या होता है। चलिए देखते हैं उस मैकेनिज्म को। तो उसमें मैंने यहाँ पे ये देखा कि उसमें 2 टाइप की आपकी चीजें होती है। उसमें होता है आपका, सबसे पहले एक होता है लॉन्ग हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और सेकंड होता है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट। मैं सब समझा के देती हूँ, एक बार मैं आपको चेन बना के इसको समझा देती हूँ, ठीक है, फिर समझा के देती हूँ, पर लिख लेते हैं। लॉन्ग हाइड्रोफोबिक पार्ट और सेकंड रहता है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट। जो भी आपका लॉन्ग हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है उसमें ये होता है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। यहाँ पे आपका रहता है कंसिस्ट ऑफ आयोनिक कार्बोक्साइलेट ग्रुप। फिर मैंने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एज टेल, और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एज हेड। चलिए भाई, लिखने का बोरिंग पार्ट खत्म हो गया। सबसे पहली चीज और सबसे काम की चीज जो है वो ये है कि अगर मैं बुक से माइसेल फॉर्मेशन की पढ़ने के लिए जाती हूँ या आपको पढ़ाने के लिए जाती हूँ, तो बुक में बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, और उस थ्योरी को जब आप पढ़ते हो तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्लियरिटी नहीं आती है अंडरस्टैंडिंग में। इसलिए हम लोग को अगर क्लियरिटी लाना है इस चीज को समझने के लिए, तो मैंने आपको अपने नोट्स के जैसे बिल्कुल फ्रेम करा के दिया है कि सोप में 2 पार्ट होते हैं। अगर आपके सामने ये वाली चीज आ जाए ना, तो आप उसको थ्योरी के फॉर्म में अपने आप बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। जब आप बायोलॉजी की पढ़ाई करते हो या फिजिक्स से पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे भी आप लोग अपने नोट्स कुछ इसी फॉर्म में बनाओ, जिसकी हेल्प से जब आप ऐसे नोट्स को देखो तो आप लोग खुद ही उसको इजीली समझ सको, याद रखने में भी आसान हो, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए, और आप बराबर लिख भी सकते हो। इससे मुझे ये समझ में आया कि सोप के अंदर में 2 पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट।
फिर दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि मैम ये हाइड्रोफोबिक क्या है और हाइड्रोफिलिक क्या है। तो चलिए भाई समझते हैं। सबसे पहली चीज़, एक है आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है भाई, और एक है आपका हाइड्रोफिलिक। समझते हैं इस चीज़ को। फिर मैंने आपको ये बताया हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो मतलब ही समझ जाओ वाटर, यहाँ पे भी हाइड्रो मतलब ही समझ जाओ वाटर। फिर अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि फोबिक के स्पेलिंग में एच आता है, और एच का मतलब क्या होता है, हेटिंग होता है। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी से नफरत करते हैं, जो पानी को हेट करते हैं, उन्हीं का नाम क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक में मैंने यहाँ पे ये जाना, ऐसे सब्सटेंसेस, फिलिक, फिलिक के स्पेलिंग में ही आता है एल, एल मतलब ही क्या होता है, लविंग। तो बस वैसे ही याद रखने का भाई, फिलिक में आता है एल, एल मतलब क्या होता है, लव। तो मैंने यहाँ पे ये जाना, ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी से प्यार करते हैं, जो पानी को लव करते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि सोप में भी दो टाइप होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम लोग वाटर हेटिंग पार्ट बोलते हैं, और हाइड्रोफिलिक पार्ट को हम लोग वाटर लविंग बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब भी पानी, और फोबिक मतलब हेटिंग, और फिलिक मतलब लविंग। ठीक है भाई, आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ पानी से नफरत करती है तो वो ऑयल से क्या करेगी, प्यार करेंगी, तो वो ऑयल को लव करेंगी। कोई भी चीज़ अगर पानी से नफरत करती है तो ऑयल से प्यार करेंगी ना, मतलब ऑयल को लव करेंगी। जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई भी चीज़ पानी से प्यार करती है, पानी को लव करती है, तो ऑयल को हेट करेंगी, तो ऑयल को हेट करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये जाना, हाइड्रोफोबिक में वाटर तो हेटिंग होता है, वाटर से नफरत होती है, लेकिन पानी से प्यार होता है। यहाँ पे मैंने ये जाना, हाइड्रोफिलिक में वाटर को लव करते हैं भाई, फिलिक है लव होगा, लेकिन ऑयल से हेटिंग होगा। फिर मैंने यहाँ पे ये जाना कि सोप में ही दोनों के दोनों पार्ट है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो पार्ट रहता है उसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन आती है। हाइड्रोकार्बन चेन मतलब ये क्या होता है, आपकी कार्बन कार्बन की जो चेन होती है ना, वो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं उसको। कार्बन कार्बन की जो चेन होती है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही आते हैं। ये आपकी हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, इसी को हम लोग टेल बोलते हैं। अब इसको टेल कैसे याद रखेंगे, तो देखो भाई, ये है लॉन्ग। कभी भी पूंछ लंबी होती है या सर लंबा होता है, पूंछ लंबी होती है ना। किसी भी एनिमल के देखो तो टेल कैसी होती है भाई, लंबी सी होती है, क्योंकि इसका नाम ही है लॉन्ग हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसका नाम ही है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो जाहिर सी बात है, लंबी क्या होती है, पूंछ होती है, लंबी क्या होती है, टेल होती है, इसलिए इसको टेल बोलेंगे। फिर आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि सोप जो होता है उसमें सेकेंड पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, मतलब ऐसा पार्ट जो पानी से लव करता है, जो पानी को प्यार करता है। ठीक है, फिर मैंने ये जाना उसमें आते हैं आयोनिक और कार्बोक्साइलेट ग्रुप। कार्बोक्साइलेट मतलब COO माइनस ग्रुप जो होता है उसी को हम लोग कार्बोक्साइलेट ग्रुप बोलते हैं, और आयोनिक ग्रुप। ठीक है भाई, अब जाहिर सी बात है, ये लंबा था तो ये पूंछ था, टेल था। अब ये टेल का अपोजिट है तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हेड से, इसको टेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हेड से करते हैं। ठीक है, तो सोप में दो पार्ट थे, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट लंबा होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन की चेन आती है, लंबा है मतलब पूंछ रहेगा, मतलब टेल है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जिसमें आयोनिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं, जो छोटा सा होता है, जो हेड होता है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला पार्ट इसी पार्ट का, जो कि है आपका कोलॉइड का, प्रिपरेशन से पहले वाला पार्ट। हमको देखना है कि माइसेल क्या होता है। हम लोगों ने ये देख लिया कि सोप किस तरीके से दो पार्ट में होता है, लेकिन अब हमको देखना है माइसेल क्या होता है। सेकेंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखना है वो ये देखना है कि जब हम लोग सोप को कपड़े के ऊपर लगाते हैं तो कपड़े क्लीन कैसे होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पहले कपड़े बहुत गंदे रहते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं, वो ऑयल डर्ट उस पर चिपक जाता है, बहुत सारा धूल मिट्टी लग जाती है। जब आप उसको डिटर्जेंट में भिगोते हो, जब आप उसके ऊपर साबुन लगाते हो, कोई भी व्हील की या सर्फ एक्सेल की या टाइड की जो भी साबुन होती है, या जो भी डिटर्जेंट पाउडर आप यूज़ कर रहे हो, एरियल वगैरह, वो डालने के बाद क्या होता है बताए, वो कपड़ा क्लीन हो जाता है। ऐसा कैसा भाई, कुछ मैजिक वैजिक तो नहीं हो गया कि डिटर्जेंट डाला और जो भी आपका डार्क था, जो भी आपका क्या बोलते हैं उसके ऊपर में जो भी स्टेन वगैरह लगा हुआ था, जो भी डर्ट था,
वो सब एकदम क्लीन हो जाता है और कपड़े शाइन मारते हैं भाई, शाइन मारते हैं बिल्कुल मेरे कपड़ों के जैसे। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा कैसा जादू हो रहा है क्या? देखते हैं कि सोप जो होता है या डिटर्जेंट जो होता है कपड़े को क्लीन कैसे करता है, कपड़े को चकाचक कैसे करता है, कपड़ों के स्टेन को, दाग को कैसे रिमूव करता है। देखते हैं इस पार्ट को अभी, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं माइसेल क्या होता है। माइसेल की डेफिनेशन को देख लेते हैं और सोप के एक्शन को भी देख लेंगे। माइसेल की डेफिनेशन को और सोप के एक्शन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। द सोप मॉलिक्यूल इन वाटर, द अरेंजमेंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन वाटर, द अरेंजमेंट ऑफ soap molecule in water such that the hydrophobic tail part is pointing towards the center, and hydrophilic head part lies at the surface of sphere, is called as micelle। चलिए भाई, समझते ये चीज आपको ये बोल रखी है, एक ऐसा अरेंजमेंट, जरा ध्यान देना, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या होता है, जिसमें जो भी आपका हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट होता है, जिसमें जो भी आपका हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट होता है, ये मैगी जैसा लग रहा है कुछ। तो मैंने यहाँ पे भाई ये जाना, ये सारे के सारे आपके टेल है, दिख रहा है ये सब कुछ, ये सबको एक टेल के फॉर्म में दिख रहा है। टेल मतलब ये क्या होता है, पूंछ होती है। तो ये सारे के सारे मैंने पूंछ को ड्रॉ किया है, ये सारे के सारे मैंने टेल को ड्रॉ किया है। और ये जो टेल होता है ना भाई, ये जो आपका टेल होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, जिसी को हम लोग टेल बोलते हैं। टेल मतलब ही पूंछ, ये सारे के सारी आपकी पूंछ है, ये सारे के सारा आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो पानी को हेट करता है। ठीक है, आगे मैंने ये जाना, ये सबके ऊपर में आपका अटैच है कुछ ना कुछ ये वाला चीज। ठीक है, ये सब पे अटैच है। ठीक है, तो जो भी आपका ये है ना, ये है भाई आपका हेड पार्ट, हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये जो है ना, ये है भाई आपके माइसेल का डायग्राम, ये पूरा का पूरा है आपका माइसेल। आपने ये देखा कि ये माइसेल कब फॉर्म होता है, जब आप किसी भी सोप को या किसी भी साबुन को या किसी भी डिटर्जेंट को जब पानी में डालते हो, तो इसी तरीके से वहां पे माइसेल बनता है। ये माइसेल हमको हमारे आंखों से नहीं दिखता क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। माइक्रोस्कोप में हो सकता है कि आपको दिखे, बट आपको अपने नेकेड आई से ये वाला माइसेल नहीं दिखता है। ठीक है, सोप को और डिटर्जेंट को हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, रेगुलर ये चीज को हम बनाते हैं हमारे घर में, लेकिन हमको ये अपने आंखों से दिखता नहीं। अब दिख रहा है भाई। फिर मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये जो माइसेल है इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है पूंछ, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट बोलते हैं। ये हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट जो है ये सेंटर की तरफ आ रहे, इसलिए मैंने वही लिखा है हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि वो सेंटर की तरफ आ रहे। और मैंने यहाँ पे ये जाना कि इसी के साथ में यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट भी है। हेड मतलब मुंह, तो ये है आपका मुंह, सभी का ये मुंह है, मतलब ही हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट है। ठीक है, तो ये आपने माइसेल का फॉर्मेशन देख लिया। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कोई भी कपड़े में जब डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बना के जब कपड़ों को डालते हैं, या कोई भी रिन या व्हील
या सर्फ एक्सेल के जब भी साबुन कपड़े को लगाते हैं तो कपड़े चमकते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे चमचम करते हैं। पूरा डर्ट, पूरे धूल मिट्टी सब निकल जाता है, ऑयल के दाग वगैरह क्यों निकल जाते हैं, कुछ जादू हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पे ये पार्ट आप लोगों ने जाना कि इसमें 2 पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब जो पानी को हिट करता है, जो ऑयल को लव करता है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव, जो वाटर को लव करता है। अब इसमें 2 पार्ट है। तो अगर कपड़े के ऊपर में ऑयल का दाग है, सपोज ये मेरा कपड़ा है, ठीक है, कपड़ों के ऊपर में 2 टाइप के दाग है। कपड़े के ऊपर में पहला दाग जो है भाई वो है आपका ऑयल वाला दाग, ऑयल का स्टेन है। और सेकंड स्टेन है भाई आपके रसना का स्टेन है, या कोई जूस का स्टेन है, ठीक है। सपोज मैं कोई भी शादी में गई तो मैंने 2 चीज़ें खाई, एक मैंने खाई तली हुई कोई चीज़ और एक मैंने खाई रसना या कोई जूस। अब मैंने यहाँ पे ये जाना, ये जो ऑयल का स्टेन है ये ऑयली दाग है, ये ऑयल का स्टेन है, तो ये कैसे निकलेगा, ऑयल वाले पार्ट से। तो ऑयल का जो पार्ट है मतलब जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो टेल पर है, जो ऑयल को लव करता है, वो ऑयल को रिमूव करेगा। मतलब जाहिर सी बात है भाई, ऑयल रिमूव होगा ऑयल लविंग पार्ट से, ऑयल का स्टेन रिमूव होगा ऑयल लविंग पार्ट से। तो जो भी कपड़े के ऊपर में ऑयल के दाग रहेंगे उसको ये ऑयल लविंग पार्ट निकाल के दूर कर देगा और कपड़ा चमकेगा। लेकिन अगर कपड़े में सपोज कोई जूस का दाग है या कोई रसने का दाग है या कोई पानी में सोल्यूबल होने वाली चीज का दाग है, जैसे कि जूस, इसमें पानी होता है जूस में, है ना, रसना में भी वाटर तो होता ही है ना भाई, तो ये वाटर वाला दाग है, तो इसको कौन क्लीन करेगा, इस दाग को आपका वाटर लविंग मतलब ये हाइड्रोफिलिक हेड वाला पार्ट क्लीन करेगा। तो इस तरीके से जो साबुन होती है, साबुन दोनों पार्ट को क्लीन करती है। अगर कोई ऑयली पार्ट है कपड़े के ऊपर में उसको भी क्लीन करेगी, कोई अगर रसना वगैरह का दाग है तो उसको भी क्लीन करेगा। रीजन ये है उसके अंदर में दोनों पार्ट है, हाइड्रोफिलिक भी है हाइड्रोफोबिक भी है। हाइड्रोफोबिक पार्ट पूंछ में है मतलब ये टेल में है, और वो क्लीन करेगा आपके ऑयल लविंग पार्ट को, मतलब ये ऑयल के स्टेन को, ऑयल के दाग को। हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट है, जो पानी से प्यार करता है, जो पानी में सोल्यूबल होता है, जो पानी को लव करता है, वो क्लीन करेगा पानी वाले दाग को, मतलब ये रसना और जूस को। इस तरीके से कपड़े होते हैं एकदम चकाचक मेरे कपड़ों के जैसे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।